हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 18 जनवरी है और आज हम जो भी हमारी आज की जो घटनाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 18 जनवरी का इतिहास जान लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। तो आज के ही दिन 1778 में जेम्स कुक इन्होंने सबसे पहले हवाई जो आइलैंड है अमेरिका का, इसकी खोज की थी। आज के ही दिन नाम है जेम्स कुक और आज के दिन 1778 में इन्होंने हवाई आइलैंड को खोजा था। उसके अलावा 1951 में सबसे पहले जो लाई डिटेक्टर है इसका यूज किया गया था नीदरलैंड में। और लाई डिटेक्टर क्या होता है? ये झूठ का पता लगाने के लिए एक मशीन मतलब एक इक्विपमेंट होता है जो मोस्टली जो क्राइम करते हैं उनको सच उगलवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा 1995 में आज के ही दिन yahoo.com जो डोमेन है इसको क्रिएट किया गया था। जैसे gmail.com होता है तो जो आज का जिसका @ के बाद जो आगे लगता है, जैसे किसी का नाम दे दिया रोहित, उसके बाद @gmail.com, तो gmail.com को डोमेन नेम कहा जाता है। तो ये डोमेन जो आज का yahoo.com है इसका 1995 में आज के ही दिन बनाया गया था इसको। उसके अलावा 2009 में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने सौरव गांगुली को गोल्डन बैट से अवार्ड दिया था, मतलब गोल्डन बैट से इनको सम्मानित किया था। कब किया था इनको? 2009 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा। पहला प्रश्न है आपका, वरुण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस आपके इंडोनेशिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान या फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। यानी भारत और फ्रांस के बीच ये आपका वरुण एक्सरसाइज है उसको होस्ट किया जाता है। तो ये देखिए एक नेवी की एक्सरसाइज है। तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 16 जनवरी 2023 को हिंद महासागर में शुरू हुआ है और ये इसका 21वां संस्करण है सॉरी, इसका एडिशन 21 है। एक्सरसाइज का नाम वरुण है भारत और फ्रांस के बीच। और किसका एक्सरसाइज? आपका नेवी का एक्सरसाइज है। प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? यानी आपको बताना है डिप्टी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपका डिप्टी किसे बनाया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, अजीत डोभाल, पंकज कुमार सिंह, मनोज कुमार या विनय प्रकाश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। तो जो आपके रिटायर्ड डीजी थे, आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के रिटायर्ड आपके डीजी हैं पंकज कुमार सिंह, जो आपको यहाँ पर ये राइट हैंड की तरफ दिख रहे हैं। इनको अभी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है और ये आपके 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर से। और ये इससे पहले BSF के लिए काम कर रहे थे, तो BSF से ये रिटायर हो गए तो इनको अभी डिप्टी NSA बना दिया गया। अगर हम NSA की बात करेंगे, नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, जो आपके ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहे हैं वो अजीत डोभाल हैं जो आपके चीफ हैं। और जो डिप्टी बने हैं वो आपके कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है मार्शल जो आपका द्वीप समूह है वो किस महासागर में स्थित है? मार्शल आइलैंड को आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, आपकी पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर। इस प्रश्न का सही आंसर है पैसिफिक ओशियन यानी ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। हम इसकी लोकेशन और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। तो अभी भारत ने सीबी जॉर्ज को मार्शल द्वीप समूह का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वह वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। भारत सरकार ने 2014 में सीबी जॉर्ज को भारतीय विदेश सेवा में उत्कृष्टता के लिए SK सिंह पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। तो मार्शल द्वीप क्या है? एक्चुअली मार्शल द्वीप मध्य प्रशांत महासागर में स्थित ज्वालामुखी द्वीपों का एक श्रृंखला है जो हवाई द्वीप और फिलीपींस के बीच स्थित है। देखिए यहाँ पर आपकी जो लोकेशन दिख रही है ये आपकी मार्शल आइलैंड है और ये देखिए ऊपर जो आपका नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपका हवाई आइलैंड है अमेरिका का और नीचे देखेंगे तो आपकी फिलीपींस है। ठीक है, ये फिलीपींस है। तो इन दोनों के बीच में आपके मार्शल आइलैंड स्थित हैं और ये जो देखिए अलग अलग छोटे छोटे से टापू होते हैं। आइलैंड का मतलब ये छोटे छोटे जो पानी में जो भूमिगत जो जगह होती है उसको आइलैंड कहा जाता है। और ये देखिए एक भी ऐसा कोई बड़ा टापू नहीं है, सब छोटे छोटे टापू हैं। इनको मिलाकर के इन सबको पूरे ग्रुप को आपको मार्शल आइलैंड कहा जाता है। और ये आपका माइक्रोनेशिया में है, आपका फेडरेशन है आपका माइक्रोनेशिया के पास में। पैसिफिक ओशियन इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक ओशियन में है आपका।
अगला प्रश्न है आपका, एक दिवसीय क्रिकेट में भारत में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं, मतलब आपको ओडीआई क्रिकेट में बताना मैक्सिमम सिक्सेस किसने हिट किए हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, एम एस धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका रोहित शर्मा, यानी हिटमैन ने आपके सबसे ज्यादा 6 हिट किए हैं। आपके जो ये फिगर में जो देख रहे हैं ये रोहित शर्मा है, भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में कप्तान है आपके। तो कप्तान रोहित शर्मा ने हैदराबाद में खेले गए वनडे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी के सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित शर्मा के 125 छक्के हैं अभी, और ये भारत में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 30 खिलाड़ी बन गए। इससे पहले धोनी का ये रिकॉर्ड था और उसके बाद अभी रोहित शर्मा के नाम पे आ गया है। और ये अकेले बल्लेबाज हैं जिन्होंने हिस्ट्री में वनडे में 3 आपकी डबल सेंचुरी मारी है, और हाईएस्ट जो इनका स्कोर है वो 264 है, जो किसी भी इंटरनेशनल जो आपका वनडे क्रिकेट है उसमें सर्वाधिक है। इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, लिस्ट ए में तो आपका एन जगदीशन ने अभी मारा था, 277 मारा था आपका। अगला प्रश्न है आपका, बैंकॉक ओपन मेंस डबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए आपके, क्रिस्टोफर रंगरूट और अकीरा सेंटिलन, युकी भाम्बरी और साकेत माइनेनी, प्रजनेश गुणेश्वरन और सिद्धार्थ रावत, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर आपका युकी भाम्बरी और साकेत माइनेनी। और किसको हराया है इन्होंने, इनको हराया है, ठीक है। ये एल हो गए और ये आपके विन हो गए हैं। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। आपको जो फोटो में दिख रहे हैं ये आपके युकी भाम्बरी और साकेत माइनेनी हैं। इन्होंने बैंकॉक ओपन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह एटीपी चैलेंजर टूर पर उनका छठा खिताब होगा। जोड़ी के रूप में अपना 7वां फाइनल खेल रहे भाम्बरी साकेत ने इंडोनेशिया के क्रिस्टोफर रंगारूट और ऑस्ट्रेलिया के अकीरा सेंटिलन की जोड़ी को 2-6, 7-6 और 14-12 से हरा दिया है। अगला प्रश्न है आपका, किसान विकास पत्र की नई ब्याज दर क्या है। ये किसानों के उत्थान के लिए इसको लागू किया गया था, हम देख लेते हैं इसमें क्या इसकी विकास दर है। ऑप्शंस देख लीजिए, 6.5%, 7%, 7.2% या फिर 8%। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी आपकी 7.2% इज द राइट आंसर। तो 2023 की पहली तिमाही के लिए किसान विकास पत्र यानी शॉर्ट में इसको केवीपी कहा जाता है, इसकी ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। अभी नई ब्याज दर आपकी 7.2% होगी, इससे पहले जो आपकी 7% थी। तो किसान विकास पत्र क्या है एक्चुअली, यह बचत प्रमाण पत्र योजना है, जिसे पहली बार 1988 में इंडियन पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें निवेश की गई धनराशि 120 महीने में दोगुनी हो जाती, डबल हो जाती है। केवीपी जो प्रमाण पत्र हैं आपके 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए और 50,000 रुपए की मूल्य वर्ग में उपलब्ध है। मतलब कम से कम आपको इन्वेस्ट करने के लिए 1000 रुपए चाहिए, और इसमें कोई ज्यादा मतलब इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई ऊपरी सीमा इसमें नहीं है। और इसका जो ब्याज है 7.2% है, जो किसी भी बैंक में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है आपका, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में कैलाश जो आपको देख बताना है, गोल्डन कैलाश पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। ऑप्शंस देख लीजिए आपके, द फेबल्समैन, नानेरा, अमला एंड ऑस्कर, या फिर द छेलो शो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, नानेरा, ठीक है। फेबल्समैन को देखेंगे तो इसको आपका जो अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए हुए थे, इसमें ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अल्मा एंड ऑस्कर और आपके द छेलो शो को भी आपके अच्छी मतलब ये चर्चा में रही फिल्म है, इनको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे। तो दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है। अगर द फेबल्समैन की जो हमने बात की थी, इनको बेस्ट फिल्म इन गोल्डन ग्लोब आपके 2023 के जो अवार्ड है उसमें इसको दिया गया है। अल्मा जो ऑस्कर है आपकी, ये ओपनिंग मूवी रही थी आपके इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी 53rd के जो हुए थे गोवा में आयोजित हुए थे, इनमें ये ओपनिंग मूवी थी अल्मा एंड ऑस्कर। उसके अलावा द छेलो शो जो मूवी आपकी ऑस्कर 2023 के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया है, ये गुजराती मूवी है, ठीक है, जिसका जो मीनिंग है द लास्ट शो, और इसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2023 के अवार्ड के लिए। अगला प्रश्न है, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन देख लीजिए आपके, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD। इस प्रश्न का सही आंसर है आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है।
और इसमें वर्ल्ड में क्या चल रहा है, किसकी मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुई, इसके बारे में इसको बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यानी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बतानी है। ऑप्शंस देख लीजिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार, और ये काफी चर्चा में बनी हुई है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपकी बिहार में स्थित है। तो ये देखिए आपकी जो फोटो दिख रही है, कैमूर जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी ओवरऑल जो पिक है वो यहाँ पर हमने सेट की है। हाल ही में बिहार सरकार ने कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघों के अनुकूल बनाने के लिए पशु गणना करने का निर्णय लिया, यानी जिसमें जो पशु रहते हैं उनकी गणना की जाएगी। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे जो बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, और इसमें तेंदुआ, चीतल, सांबर, जंगली सुअर, नीलगाय, चौसिंगा आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुपूरक, अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शंस आपके अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 115 या फिर अनुच्छेद 116। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 115 में ये आपके अनुपूरक जो बजट पास किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। हम एक्सप्लेनेशन इसकी देख ले। तो अनुच्छेद जो 15 है अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान के बारे में बात करता है, और जब संसद द्वारा अधिकृत जो अनुदान है आवश्यक व्यय से कम हो जाता है तो उस स्थिति में संसद के समक्ष अतिरिक्त अनुदान के लिए एक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है, यानी कभी कभी बजट समय से पहले ही खत्म हो जाता है तो पूरा उस प्रोजेक्ट को करने के लिए या कार्य को करने के लिए एक अनुपूरक बजट दिया जाता है और उसमें वो काम को पूरा किया जाता है। अनुपूरक अनुदान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाता है। तो ये आपका अनुपूरक जो आपका एडिशनल है, एक्सेस है, ग्रांट जो कमी होते हैं आपके, ये किसके द्वारा आपके आर्टिकल में दिए गए हैं, 115। इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 115। बाकी कल हमने 112 तक कंप्लीट किए थे आर्टिकल, हम देख लेते हैं 112 को दोबारा। 112 आपका देखिए बजट का तो कहीं प्रावधान नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण जो दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका 112 में दिया गया है। अनुच्छेद जो 113 है ये संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, यानी विद रिगार्ड टू दी एस्टीमेट्स प्रोसेस इन पार्लियामेंट, जिसके बारे में बात की गई है। 114 है विनियोग विधेयक, यानी एप्रोप्रिएशन आपका बिल जो बताया गया है वो 114 में दिया गया है। 115 अभी हमने डिस्कस किया, अनुपूरक, अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान के बारे में इसमें बात की गई है। सप्लीमेंट्री बिल, यानी जब कभी जरूरत पड़ जाती है एडिशनल या फिर मोर ग्रांट्स, और ज्यादा ग्रांट चाहिए उसके लिए 115। 116 में आपका लेखानुदान, प्रत्यानुदान या फिर अपवादानुदान, यानी वोट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट, इसके बारे में बात की गई है 116 में। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए, यानी स्पेशल प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल बिल्स, जो आपके वित्त विधेयक है इनके बारे में जो स्पेशल प्रोविजन किए गए वो 117 में किए गए हैं। तो हमारे आज ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं इतने 117 तक। कुछ वन लाइनर अभी देख लेते हैं। हैदराबाद के आखिरी निजाम मुकर्रम शाह जो जहां बहादुर है, इनका 14 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। वो हैदराबाद के 8वें निजाम थे। आपको पता होना चाहिए हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारतीय जो यूनियन है उसमें मिलाया गया था और वहां पर निजामों का शासन था। तो ये अभी जो आखिरी निजाम थे, अभी 2023 में हाल ही जनवरी में इनका निधन हो गया। नाम याद रखिए, मुकर्रम शाह बहादुर। उसके अलावा पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है। मार्ग की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रिजाइलेंस और ग्रोथ, ये आपकी मार्ग की फुल फॉर्म है। उसको लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल ने। उसके अलावा 2023 से 27 तक महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल जो वुमेन वर्जन है WIPL के मीडिया अधिकार वायाकॉम 18 को दिए गए हैं। उसके अलावा भारत समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000, देखिए व्हीकल का नाम है आपका, यानी सबमरीन का नाम है आपका मत्स्य 6000। इस वाहन के द्वारा 3 लोगों को समुद्र के अंदर 6000 मीटर गहराई तक ले जाया जाएगा। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों को, मतलब जो खनिज संसाधन है उनका पता लगाना, उनका अन्वेषण करना इसका उद्देश्य है। जो हमने आज कवर किया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी आने वाली परीक्षा में लाभ मिल सके। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।